तो नमस्कार, मैं शिवराज सागर के अपने इस परिवार लर्न विद आकाश भारती में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी का पाठ्यक्रम। जैसा कि आपको पता है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि मैं आपको कक्षा 10 की एवं कक्षा 12 की संपूर्ण हिंदी एक क्रम से पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि आप सभी को पता होगा, हिंदी जो है मूलतः दो भागों में विभाजित होती है। ये फिर कह सकते हैं कि दो खंडों में विभाजित होती है। जैसे मान के चलिए हिंदी हिंदी दो भागों में विभाजित होती है। मतलब एक तो उसका भाग होता है जिसे हम गद्य भाग कहते हैं, और एक होता है पद भाग। अर्थात जब तुम अपने सिलेबस में देखोगे, जब अपनी इंडेक्स में देखोगे जो किताब में दिया हुआ है, तो उसमें पाओगे कि एक गद्य के चैप्टर मिलेंगे आपको और एक मिलेंगे पद के चैप्टर। जो कि मैं अभी पहले गद्य के बताता हूँ, गद्य के कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए, आपके कक्षा 10 के संपूर्ण सिलेबस में जो गद्य के चैप्टर हैं वो कुल मिला के कितने हैं बच्चों? 7। जिसमें पहला चैप्टर कौन सा है? पहला है मित्रता। मित्रता किसके द्वारा लिखा गया है चैप्टर? रामचंद्र शुक्ल के। रामचंद्र शुक्ल वे हैं जिन्होंने हिंदी के कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया, और सारे ही जितने भी हिंदी के विद्वान हुए हैं उन्होंने इनके ही काल विभाजन को सबसे अच्छा माना था। उस बात पे हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मित्रता। अर्थात हम ये जानेंगे कि इस संसार में मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता जिस हम व्यक्ति से करते हैं वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, या फिर हमें मित्रता कैसे व्यक्ति से करनी चाहिए, मित्रता में क्या क्या होता है, ये चीज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगले पाठ की बात करें तो अगला हमारा जो पाठ आता है वह आता है ममता। ममता में देखेंगे कि एक स्त्री है, युवती कह सकते हैं हम, क्योंकि युवती सही रहेगा क्योंकि वह अभी अपनी यौवन अवस्था में ही है। युवती है, उसका नाम होता है ममता, और उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती रहती है। और ये जो लिखी हुई है किसके द्वारा लिखा गया है? ये पाठ जयशंकर प्रसाद के द्वारा। फिर अगले पाठ की बात करते हैं तो वह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो इसमें हम देखेंगे संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे भारत का जो रहना सहना है, बोलचाल है, पहनावा है, अर्थात हमारे भारत के संपूर्ण भारत में शिष्टाचार, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता है। फिर आगे की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया क्या है? अजंता। अजंता पाठ पढ़ेंगे। फिर इसके तत्पश्चात 5वां चैप्टर है अपना आपका क्या लिखूं। अर्थात जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वो बता रहे हैं, वो खुद सोचने, मतलब पाठ के माध्यम से बता रहे हैं कि वो खुद सोचने पड़ गए हैं कि मैं क्या लिखूं। वो एक लाइन में ये भी कहते हैं कि कभी कभी दूर के दूर के जो ढोल होते हैं बड़े सुहावने होते हैं, अर्थात दूर की वस्तु बड़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पास आने पर वो वस्तुएं वैसी नहीं दिखाई देती। इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब। फिर आगे पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर, मेरे एक प्रिय कवि नहीं कह सकते, कवि भी है और लेखक भी है, उनमें से रहे हैं ये व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। इनकी बहुत सारी है, जैसे उर्वशी है। वैसे इसमें एक पाठ है आपके में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या होती है जलन। जलन अर्थात तो वो जलने वाली जलन नहीं, एक दूसरे के प्रति जलन। आप देखते होंगे आज के इस समय में एक मित्र भी मित्र के प्रति जलन लगता है, चाहे वो दिखाए नहीं लेकिन वह जलन लगता है। वही चीज यहाँ पर किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने बताई है कि कितनी भी कोशिश कर ले कोई व्यक्ति, लेकिन उसके जो हृदय है उससे कभी भी ईर्ष्या बाहर नहीं जाती, कभी ना कभी अपने आप उत्पन्न हो ही जाती है। फिर हमारा अंतिम जो चैप्टर रहेगा, अंतिम जो पाठ रहेगा वो रहेगा जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित कौन सा? पानी में चंदा और चांद पर आदमी। अर्थात इस पाठ के माध्यम से जयप्रकाश भारती जी एक संदेश देना चाहते हैं। आज के जो आधुनिक मानव है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि वो चांद पर पहुंच गया है। तो बच्चों देखिए, सारा हम जो गद्य का सिलेबस है ये रहा। अभी हम पद के सिलेबस की बात करें, लेकिन गद्य के सिलेबस में विशेषकर ये 7 चैप्टर दिए हुए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। हम क्रम वाइज पढ़ते रहेंगे, आप देखना हर एक क्लास क्रम वाइज आती रहेगी और पढ़ेगी विस्तार पूर्वक, बड़े आराम से। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको यह अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, इन वाले चैप्टर से कोई भी एक प्रश्न आ जाए, कोई भी कहीं से प्रश्न आ जाए, मैं कर पाऊंगा, या फिर मैं कर पाऊंगी। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम किसके, जैसे हमने गद्य के लिए देखे वैसे आगे देखते हैं किसके लिए? पद के लिए कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में चैप्टर दिए हुए हैं। हाँ, तो देखिए, अब देखते हैं हम अपने पद के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम में चैप्टर दिए गए उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं
और उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पद की बात करें, देखिए एक बात और बता दूं कि पद और गद दोनों ही अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता देता हूं इनमें अंतर थोड़ा सा, कि गद और पद में क्या क्या अंतर है। इसमें गद और पद में अंतर क्या क्या है। ये गद है और ये पद है। पद को हम कह सकते हैं काव्य, इसे हम क्या कहते हैं, काव्य भी कहते हैं, अर्थात कविता है। देखिए इसमें क्या अंतर है कि इसमें वे बातचीत आती है, जैसे कि हम आपस में बातचीत करें, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं तो ये बिना किसी सुर के कर रहा हूं, बस ऐसे ही आपसे कुछ कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये आता है गद्य के अंदर। लेकिन कोई बात मैं गाकर सुनाऊं या किसी कविता के माध्यम से सुनाऊं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पद के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कोई ऐसी कही गई बात जो एक लय से कही जाए, एक तुक्के से कही जाए, तुक जिसे कहते हैं, और एक छंद द्वारा कही जाए, वो क्या होता है, पद होता है। ठीक है, समझिए गद्य और पद में अंतर। फिर आगे देखिए हम अपने चैप्टर देखते हैं। देखिए आपके पद के लिए 10वीं के सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं, वो कुल कितने चैप्टर दिए गए हैं, 13 चैप्टर। बच्चे कितने चैप्टर, 13 चैप्टर दिए गए हैं। 13 चैप्टर में सबसे पहला है कौन सा, सूरदास। सूरदास पे देखेंगे, सूरदास की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है कि इन्होंने अपने जितने भी चैप्टर लिखे हैं, यानी कोई भी इन्होंने अगर अपना सुर सागर देख लो, साहित्य लहरी देख लो, ये सुर सरावली देख लो, सारी जो इनकी रचनाएं हैं वो किन पे हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं का अधिकतर उन्होंने बल दिया है। तो उसमें देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, उनकी माता का प्रेम, उनके कर्तव्य, सब इसमें किसमें पढ़ेंगे, पद में पढ़ेंगे। फिर आगे आता है तुलसीदास। तुलसीदास जी जो है हमारे राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और इन्होंने अपनी सारी रचनाओं में जो जोड़ दिया है वो भगवान प्रभु श्री राम के जीवन पर जोड़ दिया है। यानी इन्होंने सारे जो कालखंड है भगवान श्री राम के जीवन के, उनके बारे में चर्चा की है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में 2 टॉपिक दिए हुए हैं, धनुष भंग और बनपथ पर। अर्थात जब भगवान श्री राम जब माता सीता के यहाँ पर जाते हैं और उनका स्वयंवर होता है, तो उस समय एक आपको पता है कि शर्त रखते हैं, जो राजा जनक होते हैं, एक शर्त रखते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी प्रिय पुत्री से शादी करेगा। तो वही चैप्टर है यहाँ पर कौन सा, धनुष भंग। अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम धनुष को भंग करते हैं और किस प्रकार भगवान श्री राम माता सीता से विवाह करते हैं। फिर आगे क्या है, आगे वनपथ पर। आपने सुना होगा जब भगवान श्री राम माता सीता को ब्याह के ले जाते हैं, कहा, अपने अयोध्या में, तो क्या होता है कि कुछ समय पश्चात उन्हें क्या है, वनवास दे दिया जाता है भगवान श्री राम को। और भगवान वनवास कितने दिन का दिया होता है, 14 वर्ष का। लेकिन जब भगवान श्री राम उस पर जाते हैं वनवास पर, तो क्या होता है, उनके साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता भी जाते हैं। और जितनी भी वन में जाने के समय, अर्थात उस वन में जाते, वनवास को जाते समय मार्ग में जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सब क्या इस पाठ के अंदर दिया गया। फिर आगे देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा, रसखान द्वारा लिखित। रसखान द्वारा क्या लिखित है, धनुष भंग और कवित्व। वैसे तो ये इन्होंने अपना जो इन रचनाओं में जो आधार बनाया है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बनाया। जैसे आपने पंक्तियां सुनी होंगी, जब भी कहीं भागवत होती है या फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा होती है, तो 2-4 पंक्तियां हर कोई बोलता है कि बा छवि रस खान बिलोकत, भारत निज कला कोटी, काव्य के भाग बड़े री सजनी, हरे हाथ ले गयो माखन रोटी। वो रसखान जी की कवि मतलब पंक्तियां हैं और इसी चैप्टर से ली गई हैं। फिर आगे है बिहारी लाल ने बताया है कि किस प्रकार हम नीति करते करते भी भक्ति, किसी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। इन वाले दोहों में, विशेषकर इसमें सारे दोहे दिए हुए हैं, तो हम बिहारी लाल के दोहे पढ़ेंगे। फिर आगे आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिसमें हम स्वदेश प्रेम पढ़ेंगे। वो बताएंगे किस प्रकार हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हम करते हैं। फिर आगे चैप्टर आता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि भारत माता का मंदिर है। अर्थात वो बताते हैं, हमारे देश के बारे में बताते हैं, यह जो एक देश है, ये कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, ये स्वयं भारत माता का मंदिर है। फिर आगे आते हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी बताते हैं हिमालय के बारे में। फिर बताती है वर्षा सुंदरी के प्रति, यानी ये पूरी वर्षा इसमें दे रखा है, जैसे बारिश होती है, उसे ही उन्होंने क्या मान लिया, एक प्रकार से एक सुंदरी मान लिया है, उसके बारे में चर्चा करती हैं। फिर आता है सुमित्रा नंदन पंत, वो बताती है चींटी की कहानी, यानी किस प्रकार चींटी अपने जीवन में संघर्ष करती है और इतनी छोटी होने के बाद में भी अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष करती चली जाती है। और वह एक इस माध्यम से हमें एक संदेश भी देना चाहते हैं कि मानव को भी निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। फिर उनके अगला जो चैप्टर है इसी में ही, वो है चंद्रलोक में प्रथम बार। इस चैप्टर पर भी हम बात करेंगे। फिर आगे आते हैं पुष्प अभिलाषा, किसका है, माखन लाल चतुर्वेदी।
कि पुष्प अभिलाषा, इसमें हम बताएंगे कि कोई पुष्प है लगा हुआ तो वो क्या क्या चाहता है। कि आज के समय में लोग जो करते हैं पुष्प साथ के किसी मंदिर में चढ़ाई जाए, वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन उसमें सही वास्तव वास्तव में ये मायने बताते हैं कि पुष्प अर्थात चाहता क्या है। वो पुष्प सुना होगा कि मैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूथा जाऊं, इस तरीके से पंक्ति इसमें अंदर आएंगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है झांसी की रानी की समाधि पर, अर्थात इन्होंने जो हमारी वीरांगना रही है झांसी की रानी, उसके उनकी समाधि है उनके ऊपर अपनी एक पूरा ही चैप्टर या फिर कह सकते हैं पूरी कविता लिखी है। ठीक है, फिर आगे आते हैं अशोक वाजपेयी जी। नंबर 11 वाला चैप्टर कौन सा है? अशोक वाजपेयी जो लिखा हुआ है, जो कि है इसमें दो खंड है, एक है भाषा एकमात्र अनंत है और दूसरा है युवा जंगल। इसमें भाषा के बारे में जानेंगे अर्थात, और दूसरा युवा जंगल, यानी युवा इन्होंने एक प्रकार से अपने युवा समाज को जंगल के समक्ष रख के बताया है। फिर आगे श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने क्या बताया? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते होंगे, उसी के बारे में इन्होंने पांडे जी ने बताया। फिर आगे आता है केदारनाथ सिंह। इन्होंने बताया नदी। नदी एक प्रकार से इन्होंने नदी के साथ साथ ये कह सकते हैं नदी को बताते हुए एक स्त्री के बारे में बताया। ठीक है, ये हमारा सारा संपूर्ण जो सिलेबस है ये है पद के लिए, कक्षा 10 में जो पद है उसके लिए है। इसके बाद में हम साथ ही साथ थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, कि ये चीजें एग्जाम में कैसे आती हैं, हमसे कितने नंबर की पूछी जाती हैं, कौन से खंड में पूछी जाती है, ये देख लेते हैं। आइए, हाँ तो देखिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर। अर्थात जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो आपके हाथ में एक प्रश्न पत्र होगा और उस प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के विशेषकर, क्योंकि आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि हाँ तो देखिए अब बात करते हैं हम अपने परीक्षा पैटर्न पर। अर्थात जब आपके हाथ में परीक्षा हॉल में जब आपके हाथ में परीक्षा पत्र होगा यानी प्रश्न पत्र होगा तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न दिए होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले आप बताइए कि आपका संपूर्ण हिंदी के जो मार्क होते हैं वो कितने होते हैं? 100। कितने नंबर की आती है हिंदी? संपूर्ण 100। लेकिन 100 में भी कैसे बटी हुई होती है? 70 प्लस 30। ये जो 30 होते हैं ये होते हैं प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक परीक्षा जानते हैं आप, जो आपको स्कूल द्वारा या वाइवा दे करके प्राप्त होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है, और ये जो 70 होते हैं ये होते हैं लिखित। कौन से? लिखित। यानी कि जब आप यूपी बोर्ड जो एग्जाम कराता है वो जो नंबर देता है वो ये वाले नंबर देता है 70। अर्थात लिखित परीक्षा के जो नंबर मिलते हैं 70 मिलते हैं। इनके बारे में प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में हम कभी फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें 70 नंबर कैसे होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर दो खंडों में विभाजित किया है। जब आपका प्रश्न पत्र होगा वो दो खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड होगा खंड ए और दूसरा खंड होगा खंड ब। पहले खंड में कितना होगा? पहले खंड में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 20 प्रश्न। लेकिन इसमें 20 प्रश्न क्या होगा? हर एक प्रश्न कैसा होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है एमसीक्यू टाइप, यानी कि इसमें आपको एक प्रश्न दिया होगा, इस तरीके से कोई प्रश्न दिया होगा और उसके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अर्थात उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा जो आपको वो चूज करना है सही वाला, और उसी को आपको OMR सीट में काला करना है, जो कि आपको OMR मिलेगी। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न मिलेंगे? 20 प्रश्न, और 20 जो प्रश्न होंगे हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, और वो जो प्रश्न आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे। जैसे हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास जो आपकी भूमिका से स्टार्ट होता है, किताब जो स्टार्ट होती है भूमिका से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर हिंदी पद का विकास, मैंने बताया था हिंदी पद और गद्य अलग होते हैं, तो वही है ये। फिर आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो कि काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें काव्य सौंदर्य के तत्व कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? रस, छंद, अलंकार। इसमें विशेषकर 3 आते हैं। इन सभी को हम पढ़ेंगे। सारे रसों को जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारे छंदों को, सारे अलंकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका समास, संधि, पर्यायवाची, ये सब आता है इसमें, और हम इसे पढ़ेंगे आगे। फिर आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में 2 टॉपिक दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर बाद में आता है वाक्य प्रयोग, अर्थात आपको कोई एक वाक्य दिया होगा और वह आपको प्रयोग करना है अपने हिसाब से। फिर आते हैं वाच्य। फिर आता है पद परीक्षा। पद परीक्षा में हमें विशेषकर विकारी या विकारी पढ़ने हैं, जो हम डिस्कस करेंगे क्लासों में आने वाली क्लासों में। फिर इसके बाद में वर्णात्मक। ये क्या हो गया? ये हमारे वो हो गए जो कि अभी हमने एमसीक्यू बताए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो 20 हो गए, यानी कि इस वाले सिलेबस में ये 20 प्रश्न आने इस वाले सिलेबस में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए कितने ये खंड जो आता है ये कितने का आता है? 50 नंबर का। 50 और 20 कितने होते हैं? 50 और 20 कितने होते हैं? 70। अर्थात मैं जो बता रहा था वो 70 नंबर यहाँ से लिखित परीक्षा से आएंगे।
जिसमें गद्यांश में पहला आएगा गद्यांश। वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे आपके उसमें पहला आएगा गद्यांश, और गद्यांश किस चीज का होगा, हिंदी का। अर्थात उसमें एक आपको पैराग्राफ देगा, मतलब एक गद्यांश देगा, और गद्यांश में से आपको नीचे 3 प्रश्न देगा, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने। 3 प्रश्नों के उत्तर वो ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं कि पाठ का नाम पूछ लेगा, या फिर किस लेखक द्वारा लिखा गया ये पूछ लेगा, या फिर कोई एक शब्द दे देगा, उसका पर्यायवाची या विलोम दे देगा, या फिर उसका उद्देश्य पूछ लेगा, या कोई कथन देकर पूछ लेगा कि इसका अर्थ बताइए, इस तरीके से। फिर आ जाता है क्या, पद्यांश। पद्यांश में सेम आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, उसमें चाहे आपसे किसी एक पद की व्याख्या करा लेगा छोटी सी पंक्तियों की, या फिर एक मतलब कवि का नाम पूछ लेगा, किस कवि द्वारा लिखी गई है, या फिर कोई किसी का वही सेम क्या पर्यायवाची या विलोम पूछ लेगा। फिर इसके बाद में आता है संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। इसमें क्या होगा, संस्कृत की 2 लाइनें मिली होंगी आपको गद्यांश में लिखी हुई, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक उसी प्रकार पद्यांश में आपको एक श्लोक मिलेगा, श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है और वो बताना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। फिर आता है खंड काव्य। खंड काव्य में क्या होता है कि जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें बहुत सारे खंड काव्य के टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन आपको वही करना है जो कि हमारे मुरादाबाद मंडल के लिए आता है। ये फिर अलग अलग आप मुरादाबाद मंडल से तो मुरादाबाद मंडल, आप मेरठ मंडल से मेरठ मंडल, मतलब अलग अलग जिले और मंडल के लिए जो आता है उसी के लिए करना, उसके लिए होता है। जैसे कि इसमें हम बात करें मुरादाबाद, एग्जाम्पल ले लें मुरादाबाद। मुरादाबाद के लिए कौन सा आता है, मातृभूमि के लिए। कौन सा आता है जी, मातृभूमि के, कौन सा आता है, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के लिए में क्या है, इसमें जो है आपने सुना होगा एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे चंद्रशेखर आजाद जी। कौन रहे, चंद्रशेखर आजाद। उनके संपूर्ण जीवन या उनके कह सकते संघर्ष जो हमें उन्होंने मतलब हमें आजाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है, उसके बारे में हमें लिखना होता है। इसमें कई चीजें लिखनी होती है, जैसे कथानक लिखना होता है, चरित्र चित्रण लिखना होता है, जो उसका मेन हीरो होता है या फिर कथा जो नायक होता है कथा का, वो उसके बारे में लिखना होता है। फिर आ जाता है लेखक व कवि का जीवन परिचय। अर्थात इसमें आपको 2 प्रश्न होंगे, इसी प्रश्न के अंदर 2 खंड होंगे। एक खंड में लिखना होगा एक लेखक का जीवन परिचय, और एक खंड में लिखना होगा एक कवि का जीवन परिचय, जिसमें लेखक में आपको 3 लेखक दिए होंगे, उनमें से किसी एक का लिखना होगा। सेम ऐसे ही 3 कवि दिए होंगे, किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। फिर आता है संस्कृत श्लोक। संस्कृत श्लोक लिखने होंगे आपको, देखते हो गए आपने 9th में देखा होगा, दिया होता है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसा कोई एक श्लोक लिखिए, कंठस्थ याद किया हुआ। तो तुमने देखा होगा आपकी किताबों में बहुत है, जैसे अब्दो दुर्गामी चे साक्षरो न चे पंडित है, अमुक स्फुट वक्ता चाहे यानी पंडित है। इस तरीके से आपकी किताब में बहुत सारे श्लोक दिए जो आपको वहां पर लिखने हैं, इसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। फिर आता है पत्र लेखन। वो आपको कोई 3-4 टॉपिक दे देगा, या फिर एक ही मतलब प्रश्न में 2 टॉपिक दे देगा कि इस पे लिख दीजिए या फिर इस पे लिख दीजिए। जैसे आपको किसी अधिकारी को लिखना होगा या छुट्टी विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए, शुल्क माफी के लिए, ये अलग अलग टॉपिक वो देगा। फिर आगे आता है क्या, 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। अर्थात ये जो प्रश्न आएंगे संस्कृत में ही आएंगे और इनका उत्तर भी देना है किसमें, संस्कृत में ही देना है। तो ये जो 2 प्रश्न आएंगे संस्कृत में आएंगे और इनका उत्तर भी किसमें देना है, संस्कृत में देना है। फिर लास्ट में अंततः आ जाता है निबंध। निबंध वो आपको 3-4 टॉपिक देगा और कहेगा निम्न में से किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है। इसमें टॉपिक विशेषकर यही रहते हैं कि एक तो जनसंख्या मिल जाएगा, आपको पर्यावरण मिल जाएगा, और प्रदूषण मिल जाएगा, विज्ञान अभिशाप या वरदान मिल जाएगा। ये सब मुख्यतः टॉपिक होते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम इतने ही रखते हैं। बाकी जो आगे हम बात करेंगे इन सभी चैप्टरों को, या फिर इन सभी जो हमने अभी चैप्टर बताए थे शुरुआत में, उन्हें सब हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। प्रत्येक क्लास से जुड़ना ना भूलिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।